नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आवाज चेक करना। नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मीनाक्षी, अर्पित, एएस शर्मा, डॉक्टर क्रांति, रियांशी, मोहम्मद अली, ठीक है, अकबर अहमद, पलक, मेघा, एमडी, सलमान, ललिता, आंचल, मुस्कान, फिजा, अलीशा, धनश्री, अरे धनश्री दीदी आ गई, चहल भैया नहीं, धनश्री भी है हमारे बीच, हमारे बीच धनश्री भी है, नाम में ही धन है। अभिलाषा, देवेश, अंशु, प्रियांशु, लक्षिता, निभा, भावेश, शिखा, आईजी, एमएस धोनी भी हैं, ठीक है, ललित, गौतम, डॉक्टर, तुलसी, प्राची, मुस्कान, मोहम्मद सुलेमान। चलो भाई, नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। चलो भाई, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है बेटा? जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? हाँ भाई, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो बेटा, आज हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर यानी विलियन में एक बहुत ही नया अध्याय शुरू होने वाला है। विलियन चैप्टर के अंदर एक नया ही कंसेप्ट आज आप लोगों के पास उपयोग में आने वाला है। सर, क्या कंसेप्ट होता है, क्या नहीं होता है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आप लोगों के पास रहेगा। शांतिपूर्वक इधर देखने की कोशिश कीजिए। रिवीजन वाला आज कोई पोर्शन ही नहीं है आप लोगों के पास, आज सवाल वाले पोर्शन आएंगे। तो जरा यहां पर सब्र से काम लीजिए और इधर देखिए। प्लीज चैट को बंद कीजिए बेटा, चैट को बंद करने का प्रयास कीजिए। हाँ, चैट को बंद करने का प्रयास कीजिए बेटा। अभी अभी आप पढ़ाई नहीं करोगे, वरना चैट को 2 मिनट के लिए मैं बंद कर देता हूं। देखो इधर। हाँ सर, आज का जो हमारा यहां पर नियम है वो क्या है बेटा, आप लोगों के पास जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम राउल्ट का नियम यानी राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स का नियम यानी राउल्ट्स लॉ। अब ये क्या दिखा रहा है आप लोगों को, क्या समझा रहा है, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। राउल्ट लॉ, अच्छा, राउल्ट लॉ से यहां पर एक लाइन आप लोगों को समझनी होगी। राउल्ट लॉ के यहां पर एक लाइन आप लोगों के पास समझनी होगी। हाँ, इधर देखो, इधर देखो सर, राउल्ट लॉ किसके बारे में जानकारी देता है? सबसे पहले तो एक चीज समझने की कोशिश करो सर, राउल्ट लॉ जो होता है वो वाष्प दाब के बारे में जानकारी दे रहा होता है। राउल्ट लॉ किसके बारे में जानकारी दे रहा होता है बेटा आप लोगों के पास? सर, राउल्ट लॉ वाष्प दाब के बारे में यहां पर जानकारी दे रहा होता है। किसके बारे में जानकारी देता है बेटा? वाष्प दाब के बारे में। जरा यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली लाइन में यहां पर वही लिखना चाहता हूं कि यह नियम वाष्प दाब के बारे में जानकारी देता है। वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर के बारे में जानकारी देता है। वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर के बारे में आप लोगों के पास जानकारी देता है बेटा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपके मन में यहां पर पहला सवाल आ रहा है कि सर, वाष्प दाब होता क्या है आखिर? तो आइए मैं आप लोगों को जरा यहां पर 3D से मतलब समझाता हूं, फिर आप लोगों को यहां पर, है ना, इसकी डेफिनेशन भी क्लियर करवा देता हूं। जरा समझने की कोशिश कर, जरा यहां पर समझने की कोशिश कर, क्या है वाष्प दाब? बेटा, वाष्प दाब क्या है, जरा इधर समझने की कोशिश कर। वाष्प दाब क्या है? देख इधर, जैसे मान ले कि ये एक बीकर है, ये एक पात्र तेने लिया हुआ है। वाष्प दाब को समझने की कोशिश कर, वाष्प दाब को जरा समझने की कोशिश कर बेटा। क्या मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं? ठीक है, बहुत ध्यान से समझें यहां पर, बहुत ध्यान से। सर,
कहने का मतलब यह है कि अभी ये बीकर यहां पर पड़ा हुआ है, जरा समझना, ये बीकर यहां पर आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, और सर इस बीकर के अंदर ये जो नीला नीला आप लोगों को दिख रहा है ये पानी है। इस बीकर के अंदर नीला नीला जो आप लोगों को दिख रहा है पदार्थ, वो क्या है बेटा? पानी है। यानी ये द्रव अवस्था में है। कैसा अवस्था में है बेटा? द्रव अवस्था में। अब जैसे ही बेटा मैं क्या करूंगा सर, इस बीकर को जलते हुए अंगारे पे रखूंगा। जलता हुआ अंगारे का मतलब क्या है कि सर जैसे ही मैं इस बीकर को गर्म करूंगा, जैसे ही मैं इस बीकर को बेटा यहां पर गर्म करूंगा, तो गर्म करने से क्या होगा बेटा? इस बीकर के अंदर मौजूद जो द्रव है यानी जो पानी है वो गर्म होगा। अब जब पानी बेटा यहां पर गर्म होगा तो पानी द्रव अवस्था से किस में कन्वर्ट होगा बेटा? वाष्प अवस्था में, यानी वेपर फेज में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही यह वाष्प अवस्था में कन्वर्ट होगा तो ये मैंने यहां पर बना रखे हैं बेटा वाष्प के अणु। ये जो उड़ते हैं ना हवा में दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है बेटा? वाष्प है। ये क्या है बेटा? वाष्प के अणु है। जैसे ही मैं पानी को गर्म करूंगा, गर्म करने से बेटा द्रव अवस्था में जो कण है ये वाष्प अवस्था में बदल गए। तो वाष्प अवस्था में कण जो होते हैं वो हल्के होते हैं, हल्के होते हैं तो ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पात्र के ऊपर बेटा यहां पर कोई बर्तन रख दूंगा। इस पात्र के ऊपर मैं क्या रख दूंगा सर? कोई बर्तन रख दूंगा। और जैसे ही मैं यहां पर ऊपर की तरफ बर्तन रखूंगा, आपने देखा होगा कि दूध को जब आप गर्म करते हो या पानी को जब आप गर्म कर देते हो और उसको किसी बर्तन से ढक देते हो, किसी पात्र से ढक देते हो, तो कुछ समय पश्चात आप देखोगे कि जिस पात्र से आपने ढका है, जिस थाली से आपने ढका है, उस थाली के ऊपर छोटी छोटी सी पानी की बूंदें आ जाती हैं। छोटी छोटी पानी की बूंदें वहां पर चिपक जाती हैं उससे, थाली से। ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा इसलिए हुआ है बेटा क्योंकि जब आपने बेटा गर्म किया था पानी को, तो पानी के कण वाष्प में बदले और वाष्प जो है वो पात्र की दीवार से टकराई, यानी जो आपने थाली ऊपर ढक रखी थी उससे जाकर वाष्प टकराई और धीरे धीरे वाष्प क्या हो गई? ठंडी हो गई। और ठंडी होने पर वाष्प दोबारा से किस में बदल गई? जल में बदल गई। देख, अब देख, ये देख, अभी ये पात्र आ रहा है, ये देख, ये पात्र आया, ये ढक दिया आपने, ये देख, तो वाष्प ऊपर जा रही है और मतलब द्रव वाष्प में बदल रहा है और वाष्प ठंडा होकर वापस द्रव में बदल रहा है। द्रव वाष्प में बदल रहा है, वाष्प ठंडा होकर वापस से द्रव में बदल रहा है। इसका मतलब और ये वाष्प देखो पात्र की दीवारों पर ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ये देखो लगा रहा है, नहीं लगा रहा? बिल्कुल। ये देखो, एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, समझ में आ गया? तो अगर मैं आप लोगों को वाष्प दाब का मतलब यहां पर समझाना चाहूं, पहली चीज तो यह क्लियर हो गई है कि सर राउल्ट ने किसके बारे में जानकारी दी थी? सर राउल्ट ने वाष्प दाब के बारे में जानकारी दी थी। राउल्ट ने किसके बारे में जानकारी दी थी? सर वाष्प दाब के बारे में जानकारी दी थी। पहली चीज तो यह क्लियर हो गई। सर दूसरी चीज, अब अगर कोई आपसे पूछे, कोई आप लोगों से पूछे कि वाष्प दाब का मतलब क्या होता है, तो आइए मैं आप लोगों को यहां पर वाष्प दाब का मतलब समझाता हूं। वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर। देखना देखना, बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट पर जब द्रव को उबाला जाता है तो द्रव अवस्था वाष्प अवस्था में बदल जाती है।
वाष्प अवस्था में बदल जाती है, वाष्प अवस्था में बदल जाती है। यानी द्रव वाष्प में बदल रहा है और वाष्प द्रव में बदल रहा है। कहने का मतलब है ऐसा, कहने का मतलब है बेटा ऐसा, ध्यान से देख, कहने का मतलब है ऐसा, बहुत ध्यान से देख। ये मेरे पास एक पात्र ले लिया है, इस पात्र के अंदर में यहां पर एक बीकर है, बीकर में से आग निकल रही है, बीकर नहीं मतलब ये नीचे मैंने गर्म करने के लिए लगा दिया है। सर यहां पर क्या है बेटा, इस पात्र के अंदर जल है, इस पात्र के अंदर क्या है बेटा, जल है, वाटर है। तो बेटा यहां से वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल सर वाष्प बनेगी। ये वाष्प ऊपर जा रही है, देखो अलग कलर से बनानी पड़ेगी, आसमानी कलर ले लेते हैं, अलग कलर से बनानी पड़ेगी, हल्का सा आसमानी कलर ले लेते हैं। तो सर यहां से ये वाष्प ऊपर जा रही है, ये वाष्प ऊपर जा रही है, यहां से ये वाष्प ऊपर जा रही है, यहां से ये वाष्प ऊपर जा रही है। और अगर मैं इस पात्र को ढक दूं, अगर मैं इस पात्र को ऐसे ढक दूं तो क्या होगा बेटा, ये वाष्प जो है ये इस पात्र की दीवारों पर ऊपर टकराएगी और टकराकर ठंडी हो जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा कि ये है बेटा आप लोगों के पास वाष्प, ठीक है। सर नीचे की तरफ आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है सर, द्रव, क्या लिखा हुआ है बेटा, द्रव। तो जब आप द्रव को उबालोगे तो द्रव वाष्प में परिवर्तित होगी और जब यह वाष्प ठंडी होगी तो वापस से द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो मैं यहां पर क्या पॉइंट आप लोगों के पास लिख सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट पर जब द्रव को उबाला जाता है तो द्रव अवस्था वाष्प अवस्था में बदल जाती है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या लिख सकता हूं, सेकंड पॉइंट, एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें जिसमें द्रव की मात्रा वाष्प की मात्रा के बराबर हो जाती है। यानी जितना द्रव वाष्प में बदलेगा उतनी ही वाष्प द्रव में बदल जाएगी। तो बेटा एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें द्रव की मात्रा वाष्प की मात्रा के बराबर हो जाएगी, अर्थात वाष्पन की दर, वाष्पन की दर संघनन की दर, संघनन का मतलब होता है बेटा ठंडा होना, संघनन का मतलब क्या होता है बेटा, ठंडा होना, ठीक है। वाष्पन की दर संघनन की दर के, संघनन की दर के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है एवं यही स्थिति साम्यावस्था कहलाती है, यही स्थिति साम्यावस्था कहलाती है, ठीक है। बढ़िया पॉइंट है, लॉजिक बिल्कुल समझ में आ गया कि सर कोई आपसे एक नंबर में 12वीं बोर्ड में सवाल पूछ सकता है कि बताइए कौन सी स्थिति पर यहां पर वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाएगी, तो आप कहोगे साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर जितना द्रव है उतना ही वाष्प में बदल रहा है और जितना वाष्प है उतना ही द्रव में बदल रहा है। यानी साम्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिस पर द्रव के यहां पर वाष्पन की दर और यहां पर संघनन की दर दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहां पर ही एक और पॉइंट आप लोगों के पास, एक और पॉइंट, ये वाष्प दाब की डेफिनेशन क्लियर हो गई, बिल्कुल कंसेप्ट से क्लियर कराई मैंने, रटवाई नहीं है। तो एक लाइन में यहां पर दे सकता हूं कि साम्यावस्था पर क्या हो रहा होगा बेटा, साम्यावस्था पर जितनी, देखो अभी याद कर, साम्यावस्था पर आप लोगों के पास वाष्पन की दर और बेटा यहां पर संघनन की दर दोनों बराबर हो जाएंगी। तो बेटा जब दोनों दर बराबर हो जाएंगी तो वाष्प जितना दबाव लगा रहा होगा, वाष्प जितना दबाव लगा रहा होगा
वही क्या हो जाएगा बेटा, वाष्प दाब हो जाएगा। इसका मतलब मैं अगर यहां पर वाष्प दाब की एक्चुअल परिभाषा लिखे, ये तो मैंने ये बताया कि भैया वाष्प दाब बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा। अब अगर मैं सही परिभाषा लिखना चाहूं तो यह है कि साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव के पृष्ठ एवं पात्र की दीवारों पर या पात्र पर साम्यावस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव के पृष्ठ यानी द्रव की सरफेस पर एवं पात्र पर लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। ये लो, वाष्प दाब कहलाता। तो कोई आपसे पूछे कि वाष्प दाब होता क्या है, तो अगर सरल भाषा में कोई आपसे, जैसे प्रैक्टिकल वगैरह हो और कोई आपसे 1 नंबर में वाइवा के अंदर पूछ ले कि वाष्प दाब क्या होता है, सरल भाषा में एकदम आसान से जवाब दे देना, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब। कोई अगर आपसे प्रैक्टिकल में वाइवा से पूछे कि वाष्प दाब क्या होता है, एकदम सरल भाषा में बोल देना, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब होता है। क्लियर हो गई बेटा इतनी बात? ये आप लोगों के पास यहां पर 3 पॉइंट हो गए। तो वाष्प दाब क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब सर कुछ इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो 12वीं बोर्ड में आते हैं आप लोगों के पास, यानी 12th बोर्ड के हिसाब से भी मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, तो 12th बोर्ड के हिसाब से कुछ थियोरिटिकल पॉइंट है और इसी के साथ नीट में बेटा आप लोगों के पास कुछ बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में आ जाते हैं, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण, या ऐसे लिखो वाष्प दाब से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वाष्प दाब से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट। क्या क्या बेटा आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, आइए जरा इनको यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या बनता है बेटा आप लोगों के पास, जरा समझने की कोशिश करो भाई। पहली चीज मुझे एक बात बताओ, वाष्प दाब कब बनेगा? अरे वाष्प दाब कब बनेगा? जब वाष्प बनेगी। वाष्प दाब कब बनेगा? जब वाष्प बनेगी। और बेटा वाष्प कब बनेगी? वाष्प कब बनेगी? जब वाष्प को बनने के लिए आप ज्यादा एरिया दोगे। वाष्प को बनने के लिए जितना ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा वाष्प बनेगी, उतनी ज्यादा वाष्प दाब बनेगा। इसका मतलब वाष्पन की जो दर होती है बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, वाष्पन की जो दर होती है आप लोगों के पास, ये किस पर निर्भर करती है? सर द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। जितना ज्यादा यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा हमारे पास वाष्पन होगा। यानी अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं बेटा आप लोगों के पास, तो पहला पॉइंट में यहां पर क्या लिख सकता हूं आप लोगों के पास, बहुत ही सिंपल सा, वाष्पन की दर द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों के पास होगा उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या हो जाएगी बेटा, वाष्पन की दर हो जाएगी। सर सेकंड पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास क्या है, जरा देखिए सेकंड पॉइंट। सर ठीक है, वाष्पन की दर के बारे में आपने बता दिया। जो वाष्प दाब होता है ना बेटा, वाष्प दाब जो होता है वो द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, वो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह बहुत शानदार पॉइंट है। बच्चे ये कहते हैं कि सर हम काम करते हैं,
एक काम करते हैं, सुनना सर, एक छोटी सी कटोरी में पानी लेते हैं और एक टैंकर में पानी लेते हैं। एक छोटी सी कटोरी में पानी लेते हैं और एक टैंकर में पानी लेते हैं। पहले तो मुझे बताओ जल की मात्रा कहां ज्यादा दिख रही है? आप कहोगे टैंकर में ज्यादा दिख रही है। दोनों ही चीजों को, मैं कटोरी को और टैंकर को तपती धूप में खड़ा कर देता हूं। कटोरी भी है, टैंकर भी है। कटोरी में जल की मात्रा कम है, टैंकर में जल की मात्रा ज्यादा है, और तपती धूप में तापमान समान है। तो बताओ ज्यादा वाष्प दाब कहां बनना चाहिए था? आप कहोगे टैंकर में। वाष्प दाब जो है द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। इधर भी उतना ही वाष्प दाब बनेगा जितना टैंकर में बन रहा है। वाष्प दाब निर्भर करता है द्रव की प्रकृति पर। वाष्प दाब कभी भी द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत लॉजिकल चीज मैंने बता दी आपको। कटोरी में जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 है, और जो टैंकर में पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 है। यानी जब तक 100 डिग्री नहीं आएगा तब तक वाष्प बनेगी नहीं। चाहे तुम कटोरी में ले लो चाहे टैंकर में ले लो, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी जो आप लोगों के पास वाष्प दाब होता है ये कभी भी द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। और याद करो 11th क्लास में आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था कि भैया ऐसे गुण जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, ऐसे गुणों को क्या बोलते हैं? मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म बोलते हैं, या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। याद आया? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था कि पदार्थ के ऐसे गुण जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते उन्हें मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म कहते हैं, और अंग्रेजी में इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सर यहां पर आप लिख दीजिए कि वाष्प दाब की मात्रा या वाष्प दाब द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। वाष्प दाब द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। बहुत ध्यान से सुनना। सर ये कुछ हजम नहीं हो रहा द्रव की प्रकृति का, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कर। कैसे? मेरी बात को जरा समझने की कोशिश कर। कैसे? सर इधर समझ मेरी बात को। सर मान ले मैंने तेरे पास लिया है यहां पर बेंजीन। देख, मान ले मैंने तेरे पास लिया हुआ है बेंजीन, और एक तरफ लिया हुआ है मैंने जल। एक तरफ लिया हुआ बेटा मैंने बेंजीन, और एक तरफ लिया हुआ बेटा मैंने क्या? जल। अब तू मुझे क्या बताएगा? देख मैं 3D से बता देता हूं तेरे को, 3D से समझ पाएगा। 3D से समझ पाएगा। एक बार मैं तेरे को 3D से बता देता हूं, 3D से समझा देता हूं, अगर तू समझ पाए तो। ये नहीं है, ये रहा। देख 3D से समझ एक बार, 3D से समझ। एक चीज है, देख एक चीज है, नाम समझ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ मेरी बात को। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया है कि जो पदार्थ हैं वो H बॉन्डिंग के द्वारा यहां पर जुड़े हुए हैं। जैसे ये देख, तेने 11th क्लास के अंदर पढ़ी होगी कि जब हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में आ जाता है तो वहां पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है, जिससे स्थायित्व बढ़ जाता है। अब जरा देख, यहां पर ये जो हाइड्रोजन है
अधिक विद्युतऋणी तत्वों के बीच में आ रहा है क्या? तेने कहा सर यहां ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, यानी ये जो सफेद कलर का हाइड्रोजन है दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में आ रहा है, इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन बंध बन रहा है। सर यहां पर ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है बेटा, ये भी आप लोगों के पास दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में आ रहा है, इसका मतलब अधिक विद्युतऋणी तत्वों के बीच में आ रहा है। इसका मतलब यहां पर भी आप लोगों के पास कौन सा बंध का निर्माण हो रहा है? सर हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बता, एक तत्व जो ढीला बंधा हुआ है, ढीला बंधा हुआ है, ये तत्व है, ये ढीला बंधा हुआ है, और ढीला बंधा हुआ है तो थोड़े से टेम्परेचर दूंगा और ये अलग अलग हो जाएगा, ये अलग अलग हो गया। तत्व जो ढीला बंधा हुआ है, यानी जिसके अंदर आकर्षण बल ढीला है, तो थोड़े से में ही क्या हो जाएगा? आकर्षण बल टूट जाएगा। और जब थोड़े से में ही आकर्षण बल टूट जाएगा तो ये आसानी से वाष्प बना देगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई पदार्थ मजबूती से बंधा हुआ है, मजबूती से, एकदम मजबूती से, प्यार का बंधन है, नहीं टूट रहा है, कितनी ही कोशिश कर रहे हैं हम, रिश्वत दे रहे हैं, 1 करोड़ ले ले, 2 करोड़ ले ले, छोड़ दे छोड़ दे, नहीं छोड़ रहा है, प्यार का अटूट बंधन है, यानी एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। और जब एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए हैं तो टेम्परेचर दे, ये अपने बीच का बंधन नहीं तोड़ेंगे, यानी इनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा है, और जब आकर्षण बल ज्यादा है तो इनको तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर भी देना पड़ेगा ज्यादा, और जब टेम्परेचर देना पड़ेगा बहुत ज्यादा, पहले वाले में थोड़े से टेम्परेचर में ही वाष्प बना रहा था, इधर ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब ये टूटेगा, इसका मतलब है कि ये तो वाष्प बना चुका, ये वाष्प बनाने में टाइम ले रहा है। इसका मतलब तय हो गया है कि जिन पदार्थों के बीच में आकर्षण बल कम होगा वो जल्दी वाष्प बनाएंगे, तो वाष्प दाब जल्दी जनरेट करेंगे, जबकि जिन तत्वों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा तो वो कम वाष्प बनाएंगे, तो उनका वाष्प दाब कम होगा। इसका मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर पॉइंट लिख सकता हूं बेटा आप लोगों के पास कि ध्यान से सुनना, वाष्प दाब की मात्रा जो होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? अंतराण्विक आकर्षण बल के। अंतराण्विक आकर्षण बल के किसके बेटा? अंतराण्विक आकर्षण बल के। अंतराण्विक आकर्षण बल के, यानी मैं लिख देता हूं यहां पर कंसेप्ट, डीटी फंडा कंसेप्ट क्या कहता है आप लोगों के पास, जरा देख। डीटी फंडा क्या बोलता है? जिन अणुओं में आकर्षण कम होगा, जिन अणु में आकर्षण कम होगा वो जल्दी से वाष्प बनाएंगे, जल्दी से वाष्प बनाएंगे, और जिन अणु में आकर्षण बल ज्यादा होगा वे वाष्प कम बनाएंगे। ठीक हो गया बात? ठीक हो गया? तो अगर मैं आप लोगों से यहां पर उदाहरण दूं बेटा, उदाहरण दूं कि बेटा बेंजीन और जल का उदाहरण लूं,
बेंजीन और जल का उदाहरण लूं और मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ वाष्प दाब किसका ज्यादा रहेगा, बताओ वाष्प दाब किसका ज्यादा रहेगा, तो आप क्या बोलोगे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि बताइए बेंजीन और जल में से किसका वाष्प दाब ज्यादा रहेगा। आप बोलोगे सर आकर्षण बल चेक कर लेते हैं, जिसमें आकर्षण बल यहां पर कम होगा उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो मैं कहता हूं कि बेंजीन के अंदर कौन सा बल होता है? आपने कहा कि सर वांडरवाल आकर्षण बल होता है। कौन सा होता है? सर वांडरवाल आकर्षण बल होता है। बेंजीन के अंदर कौन सा होता है? सर वांडरवाल आकर्षण बल होता है। सर जल के अंदर कौन सा बल होता है? सर जल के अंदर आप लोगों के पास हाइड्रोजन बंध होता है। जल के अंदर कौन सा होता है बेटा? हाइड्रोजन बंध होता है। और आप सभी को पता है वांडरवाल आकर्षण बल और हाइड्रोजन बंध में से प्रबल कौन सा होता है? आपको कहा गया है कि सर ये यहां पर प्रबल होता है और बेटा ये यहां पर दुर्बल होता है। तो बेटा जिसका आकर्षण बल दुर्बल है, जिसका आकर्षण बल बेटा दुर्बल है, वो वाष्प ज्यादा बनाएगा। इसका मतलब बेंजीन बेटा वाष्प ज्यादा बनाएगा, तो वाष्प दाब भी किसका ज्यादा हो जाएगा? सर बेंजीन का ज्यादा हो जाएगा। वाष्प दाब भी किसका ज्यादा हो जाएगा? सर बेंजीन का ज्यादा हो जाएगा। ठीक बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम ठीक बात है सर। ठीक है सर। सर दूसरी चीज सर दूसरी चीज यह है मेरे बच्चों, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। एक और एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं आप लोगों के पास तो आप लिख सकते हो। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहां पर देता हूं, जरा देखिए। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, मैं आप लोगों से दे रहा हूं कि एक द्रव है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है यहां पर आप लोगों के पास, द्रव ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द्रव ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सर यहां पर मैं दे रहा हूं आप लोगों के पास द्रव बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आप लोगों के पास वो है बेटा यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैं आप लोगों से वही लाइन बोल रहा हूं, वही लाइन आप लोगों से बोल रहा हूं कि बताइए वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा? बताइए बेटा वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा? बताइए। आपने कहा कि द्रव ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि जैसे ही 50 डिग्री सेंटीग्रेड करूंगा ये उबलना शुरू करेगा, ये उबलना शुरू करेगा। जबकि उसका तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कुछ नहीं करेगा, बोलेगा हाँ ठीक है चलने दे, 60 पे चलने दे। जबकि वो 60 पे तो वाष्प बना देगा। 70 पे बोलेगा दांत खुजाते हुए कोनो बात नहीं है, जब तक 100 नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करना है। वो 70 पे वाष्प बना रहा है। 80 पे भी ये कुछ नहीं करेगा, 80 पे ये वाष्प बना रहा है। 90 पे भी ये कुछ नहीं करेगा, ये 90 पर भी वाष्प बना रहा है। ये 100 पर उबलना शुरू करेगा, ये तो तब तक वाष्प बना चुका होगा बहुत सारी, क्योंकि ये तो पहले ही उबलना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। समझ में आ गई? बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये जल्दी उबलेगा, जल्दी उबलेगा तो जल्दी वाष्प बनाएगा, जल्दी वाष्प बनाएगा तो वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास कम बॉइलिंग पॉइंट है तो बेटा वाष्प दाब की मात्रा किसकी ज्यादा हो जाएगी? इसकी ज्यादा हो जाएगी। और ये दोनों क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास पूछे जा चुके हैं, नीट के अंदर भी और 12वीं बोर्ड के अंदर भी। उम्मीद करूंगा कि ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। अभी चैट ओपन कर दूंगा बेटा। अभी क्या है कि जो बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है ना उसको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। एक बार ये चीजें समझ में आ गई ना तो बेटा आराम हो जाता है। अभी मैं आपकी चैट ओपन कर दूंगा, ठीक है? चैट ओपन करने से कभी कभी डिस्टरबेंस बढ़ जाता है, इस वजह से मैं ये कर रहा हूं। ठीक है बेटा? हाँ सर ये पॉइंट हो गया। अब एक चीज और है, एक चीज और है, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प बढ़ेगी क्या? हाँ देख, समझ जरा, समझ समझ, देख इधर।
देख, इधर देख, इधर देख, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से वाष्प बढ़ेगी क्या? देख, तेरे पास यहां पर 2 बीकर लिए हुए, मैंने, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। तेरे पास मैंने 2 बीकर लिए हुए, ध्यान से समझ, बहुत ध्यान से समझ। तेरे पास मैंने 2 बीकर लिए हुए। सर इस बीकर में भी द्रव उतना है, उसमें भी उतना है। सर यहां पर जो टेम्परेचर आप ले रहे हो, इस पे थोड़ा ऐसा लिखना पड़ेगा। मान लो टेम्परेचर मैंने लिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और सर यहां पर आप लोगों ने जो टेम्परेचर लिया हुआ है वो लिया हुआ है, मान लीजिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना लिया हुआ बेटा? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। दिख रहा है? यहां पर टेम्परेचर 100 है, वहां पर लिया हुआ है आपने 200। तो आप देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर जो ऊपर वाष्प के अणु दिखाई दे रहे हैं वो आपके पास कम है। वो क्या है बेटा? आप लोगों के पास कम है। लेकिन जैसे ही बेटा आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो बेटा ज्यादा उबलेगा, ज्यादा उबलेगा तो ज्यादा वाष्प बनाएगा, ज्यादा वाष्प बनाएगा तो ज्यादा वाष्प दाब होगा। बहुत ही साधारण सा कंसेप्ट है। यानी 100 डिग्री यानी कम टेम्परेचर पर कम वाष्प, टेम्परेचर बढ़ाते ही ज्यादा वाष्प। आप लोगों को चित्र के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसका मतलब सर अगर आप यहां पर पॉइंट लिखना चाहो तो क्या पॉइंट लिख सकते हो बेटा? बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ध्यान से। वाष्प दाब, वाष्प दाब तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। अर्थात तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, वाष्प दाब बढ़ता है। अब सर आपने चित्र के माध्यम तो समझा दिया, चित्र के माध्यम से तो आपने समझा दिया, हम समझ भी गए। लेकिन 12th बोर्ड के अंदर बेटा एक क्वेश्चन आया था, देखना 12th बोर्ड के अंदर बेटा एक क्वेश्चन आया था आप लोगों के पास। क्या आया था मैं आपको बता देता हूं। 12th बोर्ड के अंदर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आया था कि आप वाष्प दाब को या वाष्प दाब पर ताप के प्रभाव को समझाइए। 12th बोर्ड के अंदर बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों के पास आया था। तो यहां पर आपको नीट में क्वेश्चन नहीं आया था, 12th बोर्ड के हिसाब से यहां पर आप लोगों के पास थियोरिटिकल आया था, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा क्योंकि आप लोग 12th बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो। तो 12th बोर्ड में यहां पर एक चीज आई थी, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं, जरा देखना यहां पर मेरी बात को देखना। वाष्प दाब पर, वाष्प दाब पर तापमान के प्रभाव को, वाष्प दाब पर तापमान के प्रभाव को क्लासियस क्लेपेरन, ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो वाष्प दाब पर तापमान के प्रभाव को क्लासियस क्लेपेरन समीकरण के द्वारा समझाया जाता है। क्लासियस क्लेपेरन समीकरण के द्वारा समझाया जाता है। अब ये 12वीं बोर्ड की चीज है बेटा, नीट में इससे कुछ नहीं आएगा। नीट में मैं आपको बताऊंगा, एक फॉर्मूला याद करना है बस आपको, नीट के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। लेकिन 12th बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उसके लिए थ्योरी है, मैं वो थ्योरी यहां पर समझा देता हूं क्या है। जरा देख, क्या समीकरण दी गई थी इनके द्वारा, क्या समीकरण दी गई थी इनके द्वारा, जरा देख। समीकरण दी गई थी बेटा P बराबर सर ए ई माइनस का डेल्टा एच अपॉन आर टी, अपॉन आर टी। यह समीकरण दी गई थी बेटा हम लोगों के पास, यह समीकरण बेटा आप लोगों के पास दी गई थी, क्लासियस क्लेपेरन समीकरण।
सर यहां पर ये P किसको दर्शा रहा है बेटा, एक एक चीज बारीकी से समझ। सर ये P किसको दर्शा रहा है, सर ये P दर्शा रहा है आप लोगों के पास वाष्प दाब को। ये P किसको दर्शा रहा है बेटा आप लोगों के पास, सर वाष्प दाब को दर्शा रहा है। सर A यहां पर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, एक नियतांक होता है। A यहां पर क्या होता है बेटा आप लोगों के पास, नियतांक होता है। सर R यहां पर आप लोगों के पास क्या होता है, सर ये होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक। सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है बेटा, सार्वत्रिक गैस नियतांक आप लोगों के पास होता है। सर T यानी तापमान यानी टेम्परेचर होता है बेटा। सर डेल्टा H यहां पर आप लोगों के पास वाष्पन की ऊष्मा होती है। डेल्टा H क्या होता है बेटा, वाष्पन की ऊष्मा। यह आपको बस ध्यान में रखनी है, वाष्पन की ऊष्मा। सर यह समीकरण कौन सी थी, सर यही समीकरण है क्लासियस क्लैपेरन समीकरण। क्या नीट में इससे कोई आएगा सवाल, कभी नहीं आएगा। सर लेकिन इस साल बेटा आप लोगों ने अगर देखा होगा, अगर इस साल आप लोगों ने देखा है तो ग्राफ का क्वेश्चन बेटा नीट के अंदर आया है। ग्राफ का क्वेश्चन बेटा नीट के अंदर आपने देखा होगा, और अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान से देखो तो इस पर भी ग्राफ आ सकता है, क्योंकि ये समीकरण देखो ई की पावर में दे रखी है आप लोगों को। ये समीकरण अगर आप देखोगे चर घातांक की समीकरण है। अगर आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर फिजिक्स पढ़ी है या 11th क्लास के अंदर बेटा फिजिक्स पढ़ी है, तो आपको ग्राफ पढ़ाए जाते हैं बेटा, और वहां पर बोला जाता है कि अगर ई की पावर में कुछ भी दिया हुआ है, ई की पावर में कुछ भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो ग्राफ कैसा है बेटा, चर घातांक की ग्राफ है। यहां पर भी ई आया हुआ है, इसका मतलब ये जो समीकरण है ये चर घातांक की समीकरण है। कौन सी समीकरण है बेटा, चर घातांक की समीकरण है। तो अगर इस समीकरण के आधार पर ग्राफ बनाऊं बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सिर्फ 12th बोर्ड की बात है। नीट में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ये 12th बोर्ड में लिखना होता है, इसलिए मैं यहां पर आप लोगों को लिखकर बता रहा हूं, क्योंकि प्रॉमिस किया है कि 12th बोर्ड की भी आप लोगों को जानकारी कराई। तो बेटा अगर इस समीकरण के लिए आप ग्राफ बनाते हो बेटा, इस समीकरण के लिए बेटा आप ग्राफ बनाते हो, तो किस प्रकार का ग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जरा आप देखिए किस प्रकार का ग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर यहां y अक्ष पर, सर y अक्ष पर आप ले रहे हो बेटा क्या, सर वाष्प दाब। y अक्ष पर आप क्या ले रहे हो बेटा, वाष्प दाब ले रहे हैं। सर x एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं बेटा, तापमान ले रहे हैं। x एक्सिस पर हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा, तापमान। और मैंने साफ साफ पहले ही लिखा हुआ है, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि वाष्प दाब जो होगा तापमान बढ़ने पर बढ़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि तापमान बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ेगा। अब किस रूप में बढ़ेगा, क्योंकि समीकरण चर घातांकी है, इसलिए चर घातांकी रूप में बढ़ेगा। किस रूप में बढ़ेगा, सर चर घातांकी रूप में बढ़ेगा। किस रूप में बढ़ रहा है बेटा, सर चर घातांकी रूप में बढ़ रहा है। चर घातांकी रूप में बढ़ता है। किस रूप में बढ़ता है बेटा, चर घातांकी रूप में बढ़ता है। तो कोई आपसे पूछे एक नंबर के अंदर, वाइवा के अंदर पूछे कि सर तापमान बढ़ाने पर, इधर सुन, याद करा दूंगा, पूरा याद करा दूंगा। सर तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब कैसे बढ़ता है, तो तेरा जवाब होगा चर घातांकी रूप में बढ़ेगा। चर घातांकी रूप में। सर किसने बताया कि चर घातांकी रूप में बढ़ेगा, सर क्लासियस क्लैपेरन वैज्ञानिक ने बताया। सर किसके आधार पर बताया, सर इस समीकरण के आधार पर बताया। समझ में आ गई, यस समझ में आ गई बेटा, हां सर। सर अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यह आप लोगों से पूछा जा सकता है एक नंबर के अंदर। सर आगे बढ़ते हैं, सर इस समीकरण को आगे देखते हैं क्या है सीन। अभी देखो सर, हम लोगों के पास एक समीकरण अभी आपने लिखी, P बराबर सर A E माइनस का डेल्टा H अपॉन RT, यही लिखा है। देख बेटा, अरे देख,
डेरिवेशन देख, कंटेंट चाहिए ना, कंटेंट दे रहा हूं, कंटेंट चाहिए ना, कंटेंट दे रहा हूं। देख, तू ये नहीं बोल सकता कि सर मत ज्यादा हैवी मत कराओ। नीट का पेपर देखा है ना इस साल, हैवी आया है ना, तो सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। सर इस समीकरण का मैं ln ले लेता हूं, ln, ln अवकलन समाकलन है, हालांकि आपको नफरत है लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा बेटा। सर इस समीकरण का ln लेने पर इस समीकरण का ln लेने पर, अब जैसे ही आप ln लोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, ln p बराबर सर ln a, यहां पर आ जाएगा बेटा प्लस ln e माइनस का यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास डेल्टा h अपॉन आर टी। बहुत सही, बहुत सही। आपको डेरिवेशन याद नहीं करना है, बस समझ लो। सर ln p बराबर सर ln a, सर ये पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा h अपॉन आर टी, और सर यहां पर ln e बचेगा। यहां पर ये पावर आगे आ जाएगी तो प्लस और माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये पावर आगे आ गई तो डेल्टा h अपॉन आर टी हो गया, और ये ln e बचा। ln e की वैल्यू 1 है, ln e की वैल्यू क्या है बेटा आप लोगों के पास 1 है। हटाओ इसको। सर अब की कहानी क्या है, अब हम लोग ये ln की फॉर्म में कभी भी फॉर्मूला याद नहीं रखते, हम ln की फॉर्मूले कभी याद नहीं रखते, क्योंकि हमको जो लॉग की टेबल याद है वो लॉग बेस 10 की रूप में याद है। हमें जो लॉग की टेबल याद है लॉग बेस 10 के रूप में याद है, हम ln की फॉर्म में कभी भी फॉर्मूला याद नहीं रखते। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसका मतलब मैं ln को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर देता हूं। तो कभी भी ln की जगह अगर मुझे लॉग बेस 10 लिखना हो, मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, कभी भी ln को लॉग बेस 10 लिखना हो, कुछ मत करना, आगे 2.303 लिख देना। आगे क्या आ जाएगा 2.303 यहां पर आ जाएगा। समझ में आ गई बेटा बात? तो यहां पर अगर आप करोगे तो ये सिंपल सी बात हो जाएगी आप लोगों के पास। सर यहां पर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 2.303 में इधर लेकर आ जाऊंगा, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा क्या, 2.303। सर यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास लॉग बेस 10 p बराबर 2.303 लॉग बेस 10 a, ठीक है, माइनस का डेल्टा h अपॉन में आर टी। तो एक काम करो, इस 2.303 को नीचे लगा दो, ठीक है, इस 2.303 को नीचे लगा दो। अब डेरिवेशन लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूं। सर यहां से क्या कर दोगे आप, यहां से क्या कर दोगे, लॉग बेस 10 p बराबर लॉग बेस 10 a, ठीक है, माइनस का डेल्टा h अपॉन 2.303 आर टी। ये है, ये है, ये याद नहीं करना है, ना ये याद करना है, ना ये याद करना है, ना ये याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, जो मैं बोलूंगा सिर्फ वो याद करना है। सर अगर इस समीकरण को मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर पर लिखूं, इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूं, इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूं, और मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं आप लोगों के पास, जरा देख, जरा देख, समीकरण 1 को T1 तथा T2 टेम्परेचर पर लिखने पर
दो डिफरेंट टेम्परेचर मैंने ले लिए। तो अब आप लोगों को पास ये फॉर्मूला याद रखना है बस, log बेस 10 P2 बाय P1 बराबर log बेस 10 P2 बाय P1 बराबर, सर यहां पर आ जाएगा डेल्टा H अपॉन 2.303 R, 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये एकमात्र आपको याद रखनी है, बस ये एकमात्र समीकरण आपको ध्यान में रखनी है, MTR, MTR, ये एकमात्र समीकरण आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक जितना पढ़ाया उसमें दो चीज याद रखनी है, किस रूप में बढ़ता है, चर घातांक के रूप में बढ़ता है, और फॉर्मूला ये होगा। इसमें आपको P1 की वैल्यू दी जाएगी, P2 की वैल्यू दी जाएगी, डेल्टा H की वैल्यू दी जाएगी, T1 दी जाएगा, T2 दी जाएगा, सारे ही दे जाएंगे तो पूछेगा क्या। कहने का मतलब है डेल्टा H देगा, R देगा, T1 देगा, T2 देगा, ये पता कर लेना है, रेशो आपको पता करना रहेगा। समझ में आ गई यहां तक की बात? यस, यस। अच्छा, ये चीज तो हो गई, ठीक है दोस्त। सर चलो एक ग्राफ भी मैं यहां पर आप लोगों को, एक एडिशनल ग्राफ है, हालांकि ग्राफ मुझे पता है आपके बहुत ज्यादा यहां पर कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन नीट में इस बार ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो थोड़ा बहुत अक्कल लगाना पड़ेगा। इस समीकरण को जरा देख, इस समीकरण को जरा देख। इस समीकरण में अगर मैं इस log बेस 10p को y अक्ष पर लेता हूं, y अक्ष पर लेता हूं, और मैं यहां पर इस 1/t को, इस 1/t को अगर मैं x अक्ष पर लेता हूं, तो तुझे कौन सी समीकरण दिखाई दे रही है? सर y बराबर प्लस माइनस mx प्लस माइनस c, ये सरल रेखा की समीकरण आती है कि नहीं आती तेरे को? सरल रेखा ग्राफ की समीकरण आती है कि नहीं आती तेरे को? y बराबर प्लस माइनस mx प्लस माइनस सी, ग्राफ का क्वेश्चन आया था इस बार, भूल गया? भूल गया? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बड़ा ही आसान है कि यदि आप ग्राफ बनाते हो बेटा किनके बीच में, यदि आप ग्राफ बनाते हो बेटा इनके बीच में, देख सर y अक्ष पर आप लोगों ने ले लिया है सर log बेस 10p लिया है, सर x अक्ष पर आपने क्या लिया हुआ है? सर 1/t लिया हुआ है, y अक्ष पर आपने क्या लिया हुआ है बेटा? log बेस 10p लिया हुआ है, x अक्ष पर क्या लिया हुआ है? सर 1/t है, तो ये क्या होगा? अंतःखंड यानी c होगा। ये अंतःखंड है और ये ढाल है, और ढाल किस में आ रहा है बेटा? यहां पर ढाल आप लोगों के पास नेगेटिव में आ रहा है। ये क्या है बेटा आप लोगों के पास? ढाल, ढाल, ढाला लिख दिया मैंने ये ढाल है, स्लोप है, ढाल यानी स्लोप, और ये किस में है बेटा? नेगेटिव में, यानी ये इस तरीके से। ये आप लोगों की ढाल यानी स्लोप है, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास? माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R, और ये है बेटा यहां पर आप लोगों के पास अंतःखंड, ये है बेटा आप लोगों के पास अंतःखंड, और ये किसके बराबर है? log बेस 10a। 12वीं की थ्योरी है ये 12वीं की थ्योरी है। 12वीं क्लास में अगर आपसे आए कि वाष्प दाब पर तापमान के प्रभाव को क्लासियस क्लैपेरन समीकरण के द्वारा समझाइए, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा 12वीं बोर्ड में। 12वीं बोर्ड में ये पूरा लिखना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा बेटा, ये बड़ा क्वेश्चन आएगा। सर नीट के लिए क्या करना है? दो चीज ध्यान में रखनी है बेटा नीट के लिए, सिर्फ दो चीज, कि तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब कैसे बढ़ेगा? सर चर घातांक के रूप में बढ़ेगा।
तापमान बढ़ाने पर आप लोगों के पास वाष्प दाब किस रूप में बढ़ेगा? सर चर घातांक के रूप में बढ़ेगा, पहली चीज। सर दूसरी चीज, ये फॉर्मूला याद रखना है बस। नीट के लिए 2 चीज, 12वीं बोर्ड के लिए अगर आपको लिखना है तो ये पूरा। अब मैं चैट ओपन कर रहा हूं, अब मेरा काम खत्म हो गया, अब मेरा काम खत्म हो गया। अब चैट ओपन, बोलो क्लियर है यहां तक का मामला? यहां तक का मामला क्लियर है? बोलो बोलो बेटा जल्दी से, यहां तक का मामला क्लियर होना चाहिए। इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं था, यहां पर याद करना ही नहीं है आपको, एक ये फॉर्मूला नीट की दृष्टि से ही याद करना है। ठीक है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, हाँ बहुत सही, बहुत सही बेटा। एमटीआर का मतलब ये तो मुझे तो रट लो। अच्छा, ये डाउट आया है, मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने तेजस्वी लोग हैं, एमटीआर का मतलब पूछ रहे। एमटीआर का मतलब होता है मुझे तो रट लो। एमटीआर का मतलब क्या होता है दोस्त? मुझे तो रट लो। हाँ, अब शुरू हो जाओ। अब वैवाहिक संबंधी जितनी भी चैटिंग करनी है अब कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर मैं चैट ओपन करता तो आप पढ़ाने नहीं देते। बहुत सही, बहुत सही। पिछले साल तक ये चीजें नहीं कराता था मैं, पिछले साल ये चीजें नहीं करवाता था मैं। सर इस साल क्यों करवा रहे हो फिर? अरे यार नीट का लेवल भी तो बढ़ गया है, पेपर का लेवल भी बढ़ गया है, तो कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा ना। पिछले साल तक नहीं पढ़ाता था, अब जैसे ही देखा है नीट का पेपर का लेवल बढ़ गया है तो मजा आ गया है। हमको तो अच्छा लगता है, कितना ही कंटेंट पढ़वाओ ना, हमें तो भरपूर है हमारे पास तो। हाँ भाई, हाँ क्या करें बेटा, क्वेश्चन करवाएंगे अभी। ये चीज हो गई। तो ये आपको मैंने पूरा का पूरा वाष्प दाब के बारे में सारी चीजें यहां पर मैंने बता दी। अब यहां पर आते हैं राउल्ट के नियम पर। अब आ जाओ, अब आएंगे आपके पास क्वेश्चन, अब आने वाले हैं बेटा क्वेश्चन। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास, आ जाओ। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ बेटा, राउल्ट ने जो अपना नियम दिया था, देखो इधर, इधर देखो सर, राउल्ट ने अपना जो यहां पर नियम दिया था बेटा, ये 2 प्रकार के मिश्रणों के लिए दिया था। राउल्ट ने जो अपना नियम दिया था 2 प्रकार के मिश्रण के लिए दिया था। कौन कौन से थे, जरा आओ इधर। पहला था यहां पर आप लोगों के पास वाष्पशील द्रवों का मिश्रण, वाष्पशील द्रवों का मिश्रण, पहला वाष्पशील द्रवों का मिश्रण। और दूसरा था बेटा आप लोगों के पास अवाष्पशील विलय का मिश्रण। 2 प्रकार से बेटा यहां पर राउल्ट का नियम दिया गया, 2 प्रकार से बेटा यहां पर राउल्ट का नियम दिया गया। अब आओ इधर, हाँ अब आओ इधर, हाँ 2 प्रकार से। मैं इसीलिए चैट ओपन नहीं करता हूं, यहां शादी समारोह के सिम्मी पूछ रही है, सिम्मी पूछ रही है बाबू खाना खा लिया क्या? खा लिया बेटा बाबू ने, तो सिम्मी खा लिया बाबू ने खाना, इसीलिए मैं चैट ओपन नहीं करता। खा लिया बेटा बाबू ने खाना। हाँ ईशांत कुमार, सर क्या चल रहा है? बेटा केमिस्ट्री कहते हैं इसको, ईशांत कुमार केमिस्ट्री कहते हैं बेटा इसको, इसको केमिस्ट्री कहते हैं ईशांत कुमार। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज कर लेना बेटा, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, सब्जेक्ट चेंज कर लेना। ये YouTube के मोटिवेशन को देख देख कर जितने भी साइंस ले लेते हैं ना, ये YouTube पर मोटिवेशन लेकर जितने भी जने आते हैं, है ना, YouTube पर मोटिवेशन लेकर जो 11वीं 12वीं में साइंस लेते हैं, उनको लगता है कि साइंस का मतलब जो हमने 10th तक पढ़ा है वही होता है। ठीक है, साइंस का मतलब वही होता है जो हमने 10th क्लास तक पढ़ा है। सब्जेक्ट चेंज कर लेना बेटा,
बेटा आर्ट्स लेकर भी आप कलेक्टर बन सकते हो, फिर गाना गाना ठुकरा कर मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। साइंस हर किसी के बस का खेल नहीं है, साइंस हर किसी के बस का खेल नहीं है बेटा, मेहनत लगती है। 10वीं तक रट रटा के पास हो गए। जैव विकास किसे कहते हैं, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, 10वीं तक क्या पढ़ते थे, जैव विकास किसे कहते हैं, अचानक होने वाले उत्परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, शरीर में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। सर 10वीं का लेमार्क का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, उसका सिद्धांत। सर मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है ना। एक संकर प्रयोग, द्विसंकर प्रयोग, यहां सारे संकर निकल जाते हैं कि सर ये ग्राफ आ रहा है ऊपर से जा रहा है चरघातांकी है किधर गया, चरघातांकी किधर गया है, चरघातांकी किधर गया। सर 10th क्लास में क्या पढ़ते हैं, सर 10th क्लास में पढ़ते हैं कि जब ठोस को द्रव में बदला जाता है तो इसे बोलते हैं बेटा यहां पर गलन प्रक्रिया। अब यहां पर गलन की एंथैल्पी, गलन की एंथैल्पी, एंथैल्पी, ये एंथैल्पी तो पहली बार पढ़ी है। तो जितने भी यहां पर तेजस्वी और ओजस्वी लोग हैं जिन्होंने YouTube का मोटिवेशन देख देख कर साइंस ली है, कृपया करके निकल लें। साइंस है बेटा, साइंस है। हाँ, रोस्ट नहीं करना था, भूल गया मैं। खैर तुम ऐसे याद दिला दिया करो मुझे, रोस्ट नहीं करना था, भूल गया था मैं। हाँ अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, चेंज कर लिया जाए, अभी भी वक्त है, चेंज कर लिया जाए। हाँ वाष्पशील द्रवों का मिश्रण, हाँ भूल जाता हूं मैं कि मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं। हाँ हाँ वाष्पशील द्रवों का मिश्रण क्या होता है, क्या नहीं होता है, देखने की कोशिश करो। देखो बेटा क्या होता है, आ जाओ। तो पहला मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के पास वाष्पशील द्रवों का मिश्रण। पहला जो टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के पास वो क्या है बेटा, समझने के लिए बेटा बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है ना, तब जाकर नीट निकलता है, वरना 50-50 नंबर आते हैं, ठीक है ना। हाँ 50-50 नंबर आते हैं बेटा, समझने के लिए बुद्धि चाहिए होती है। हाँ वाष्पशील द्रवों का मिश्रण क्या होता है बेटा, क्या नहीं होता है, देखने की कोशिश कीजिएगा। वाष्पशील द्रवों का मिश्रण क्या होता है, देखो बेटा नाम से ही काम क्लियर है, ऐसे द्रवों का मिश्रण, ऐसे द्रवों का मिश्रण जिसमें सभी द्रव क्या हो, वाष्पशील हो, अर्थात वाष्प बनाते हो। तो नाम से ही काम क्लियर है। देख बेटा वाष्पशील मतलब वाष्प बनाने वाला, द्रव मतलब द्रव, मिश्रण मतलब मिक्स होने वाले, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट क्या लिख सकता हूं, ऐसे द्रव जो, यहां लिखो ऐसे द्रव जो गर्म करने पर ऐसे द्रव जो गर्म करने पर वाष्प बनाते हों, ऐसे द्रव जो गर्म करने पर वाष्प बनाते हों, वाष्पशील द्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, वाष्पशील द्रव कहलाते हैं। अब आओ इधर, अब आओ जरा समझो, देख समझ, समझ इधर, समझ इधर, ऐसे द्रव जो गर्म करने पर वाष्प बनाते हो वाष्पशील द्रव कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब इधर देख सर, यहां पर आप लोगों के पास ऐसे एक द्रव ये है,
ये द्रव ए है, द्रव ए है, ठीक है सर। इसके मोल को हम लोगों ने क्या मान लिया सर, Na मान लिया। सर दूसरा द्रव क्या ले रहे हो आप सर, दूसरा द्रव यहां पर देखो, दूसरा द्रव ये है आप लोगों के पास बी, बी। इसके मोल को मैंने Nb मान लिया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। इन दोनों द्रवों को मैं मिश्रित कर रहा हूं, इन दोनों द्रवों को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मिश्रित कर रहा हूं, देखना। और मैं नीचे से आग लगा रहा हूं, मैं नीचे से क्या कर रहा हूं बेटा, आग लगा रहा हूं, यानी गर्म कर रहा हूं। और जैसे ही मैं गर्म करूंगा तो यहां से भी वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। सर यहां से भी वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाष्पशील द्रव है। सर यहां से भी वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी, आपने कहा बिल्कुल बनेगी। सर यहां से भी वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी, आपने कहा बिल्कुल बनेगी। क्या यहां से भी वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी, आपने कहा बिल्कुल बनेगी। क्या यहां से भी वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी, आपने कहा बिल्कुल बनेगी। क्या यहां से भी वाष्प बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि वाष्पशील द्रव है, वाष्पशील द्रव है। आप गर्म करोगे तो वाष्प बनेगी, आप गर्म करोगे तो वाष्प बनेगी, यानी द्रव ए भी वाष्प बना रहा है और द्रव बी भी वाष्प बना रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ टोटल वाष्प दाब कितना है, अगर मैं यहां पर आप लोगों से पूछूं कि बताओ टोटल वाष्प दाब कितना है, तो आप कहोगे कि सर द्रव ए का वाष्प दाब प्लस द्रव बी का वाष्प दाब। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ए और बी दोनों वाष्पशील द्रव हैं, और सर आपसे मैं पूछूं कि दोनों वाष्प बना रहे हैं, तो टोटल वाष्प दाब क्या होगा, आप कहोगे कि द्रव ए का वाष्प दाब प्लस द्रव बी का वाष्प दाब, इनको मिला देंगे यानी इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, टोटल वाष्प दाब आ जाएगा। इसका मतलब मेरे दोस्त, मैं यहां पर साफ साफ लिख सकता हूं कि जो पी टोटल, या आप कह सकते हो कि विलियन ए है विलियन बी है, तो मैं दोनों को मिला रहा हूं, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, पी सॉल्यूशन यानी विलियन का वाष्प दाब। या तो आप पी टोटल लिखिए या फिर आप पी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब विलियन, तो वो किसके बराबर होगा, आपने कहा सर ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब, ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब, ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब, ठीक है, ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब। सर यहां मैं लिख दे रहा हूं पी ए डैश बराबर क्या है, द्रव ए का आंशिक दाब द्रव बी का आंशिक दाब, ठीक है। सर ये आंशिक दाब क्या होता है, आंशिक दाब क्या होता है कि सर इस पूरे बीकर में, जरा मेरी बात सुन लेना, इस पूरे बीकर में इस ए के द्वारा जितना दाब लगाया जा रहा है वो होता है आंशिक दाब। सर इस पूरे बीकर में इस बी के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा वो होगा बेटा बी का आंशिक दाब। इसका मतलब सर जो आंशिक दाब होता है, जो आंशिक दाब होता है वो आप लोगों के पास पी डैश होता है,
और वो किसके बराबर होता है बेटा? मोल प्रभाज, मोल प्रभाज इंटू शुद्ध अवस्था शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, यानी पी नॉट। अभी समझ में आएगा सब। शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब यानी पी नॉट। अभी सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत ले। सर आंशिक दाब कैसे निकालते हैं? मोल प्रभाज इंटू शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था वाला क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, शुद्ध अवस्था वाला क्वेश्चन में आप लोगों को दिया जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। सर तो अगर मैं पी ए डैश का आंशिक दाब निकालूं तो आप क्या कहोगे? सर ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज इंटू शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक इसी प्रकार से बेटा अगर मैं बी का आंशिक दाब लिखूं, बी का आंशिक दाब लिखूं तो आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला बनेगा? बी का मोल प्रभाज गुणा में शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। तो आप लिखोगे बी का मोल प्रभाज गुणा में शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। ठीक ठीक। तो अब पी ए डैश की जगह मैं लिखूंगा एक्स ए पी नॉट ऑफ ए, पीबी डैश की जगह लिखूंगा एक्स बी पी नॉट ऑफ बी। यानी मेरे दोस्त अभी तक आप लोगों ने क्या लिखा था? अभी तक आप लोगों ने यहां पर क्या लिखा था बेटा? सर अभी तक हम लोगों ने लिखा था, अभी तक, अरे किधर गया रे सर, अभी तक हम लोग लिख रहे थे कि पी टोटल, पी टोटल या फिर पी सॉल्यूशन, पी टोटल या फिर पी सॉल्यूशन जो आप लोगों के पास होता है वो क्या था? पी ए डैश प्लस पीबी डैश के बराबर था। यही था, यही था। देखो अब आपने क्या करा? सर पी ए डैश की जगह एक्स ए पी नॉट ऑफ ए लिखा, पी टोटल या पी सॉल्यूशन बराबर आपने क्या लिखा? सर एक्स ए पी नॉट ऑफ ए लिख दिया, पी डैश ए की जगह। और सर पी डैश बी की जगह क्या लिखोगे? सर पी डैश बी की जगह लिखेंगे एक्स बी पी नॉट ऑफ बी। क्या लिखोगे बेटा आप? सर एक्स बी सर पी नॉट ऑफ बी। ये लीजिए, चाहे तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, दोनों ही फॉर्मूले सेम है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? यहां पर क्या लिखूंगा? इन फॉर्मूले की सहायता से आप क्या निकालेंगे बेटा? वाष्पशील द्रवों के मिश्रण का वाष्प दाब आप निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से वाष्पशील द्रवों के मिश्रण का वाष्प दाब निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप क्या निकालेंगे बेटा? वाष्पशील द्रवों के मिश्रण का वाष्प दाब आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। सर यहां पर क्या क्या है ये आप जरा बता दीजिए। सर पी टोटल मैं बता रहा हूं यहां पर, या पी सॉल्यूशन क्या है? विलयन का द्रव अवस्था में वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब
पीए डैश क्या है? ए का आंशिक दाब, सर पीबी डैश क्या है? बी का आंशिक वाष्प दाब, सर एक्स ए क्या है? ए का मोल प्रभाज, या मोल अंश, सर एक्स बी क्या है? बी का मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। इस फॉर्मूले की सहायता से आपको करना है। अब सर सवाल लिखाओ, सवाल करते हैं बेटा, आजा आजा बेटा, सवाल करके दिखाता हूं तेरे को, आजा आजा, सवाल दिखाता हूं बेटा, आजा। फोटो खींच के लाया हूं ना। मेरा ऑपरेटर क्या है, आज बर्थडे बनाने गया है बेटा, उसका बर्थडे है आज, आज उसका बर्थडे है। मैं भी क्या करूं, आज उसका बर्थडे है बेटा, बर्थडे, बर्थडे समझता है? अरे सर देख, ध्यान से देख। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ध्यान से देख। 1 मोल हेप्टेन, 1 मोल हेप्टेन पी नॉट ऑफ हेप्टेन, ये कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? 92 mmHg है, 92 mm ऑफ Hg है, तथा 4 मोल ऑक्टेन, 4 मोल ऑक्टेन, पी नॉट ऑफ ऑक्टेन आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है? 31 mm ऑफ Hg, 31 mm ऑफ Hg है, के साथ मिलाने पर आदर्श विलयन बनता है। आदर्श विलयन बनता है तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस दे रहा हूं बेटा, ऑप्शंस क्या है आप लोगों के पास, यहां पर देखो ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। ए ऑप्शन है 43.2 mm ऑफ Hg। ऑप्शन बी दे रहा हूं बेटा आप लोगों के पास 46.2 mm ऑफ Hg। ऑप्शन सी दे रहा हूं बेटा 4.32 mm ऑफ Hg। एंड डी ऑप्शन है बेटा नन, डी ऑप्शन है बेटा नन। यह आप लोगों के पास सवाल है बेटा। पहले मैं एक तरीका बताता हूं, उसके बाद आप लोगों से सवाल पूछूंगा। पहले मैं आप लोगों को करके बताता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, ठीक है ना? यह आप लोगों के पास सवाल है। यहां पर देखो एक बार, देखो बेटा, मैं आप लोगों को बताता हूं। सर क्वेश्चन की थीम समझिए, आप क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है 1 मोल हेप्टेन और 4 मोल ऑक्टेन को मिला रहे हो और मिलाकर आप लोग आदर्श विलयन बना रहे हो, तो विलयन का वाष्प दाब आप लोगों को बताना है, ठीक है? मैं आपको समझा देता हूं। यह आप लोगों के पास एक पात्र है, इस पात्र के अंदर क्या कर रहे हो आप? इस पात्र के अंदर आप लोग डाल रहे हो 1 मोल हेप्टेन को डाल रहे हो, ठीक है सर, बढ़िया है।
सर यहां पर आप क्या कर रहे हो सर, 4 मोल ऑक्टेन को डाल दिया, 4 मोल ऑक्टेन को डाल दिया। सर हेप्टेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में हेप्टेन को H लिख रहा हूं, कितना दिया हुआ है आप लोगों को 92 mm ऑफ Hg है। सर यहां पर P नॉट ऑफ ऑक्टेन, O मतलब ऑक्टेन, ये कितना दिया हुआ है आप लोगों को शुद्ध अवस्था में सर 31 mm ऑफ Hg यहां पर दे दिया है। और हम लोगों से पूछ रहे हैं कि जब इन दोनों को आप मिला रहे हो, इन दोनों को जब आप मिला रहे हो तो विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, यह आपको बताना है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमने कहा कि सर कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बता देंगे। सर आपने कहा कि सर यह फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है, या तो अगर आंशिक दाब दे रखा होता तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन आंशिक दाब नहीं दे रखा है तो हम मोल प्रभाज वाला लगा देंगे। और मेरे हिसाब से आपको पी नॉट ऑफ ए दिया हुआ है, पी नॉट ऑफ बी दिया हुआ है, बस हमको मोल प्रभाज निकालना है, तो निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। बताइए हेप्टेन का मोल प्रभाज आप कैसे निकालेंगे, बताइए हेप्टेन का मोल प्रभाज आप कैसे निकालेंगे। याद कीजिए कल की ही क्लास में निकालना सिखाया है। आप कहेंगे सर हेप्टेन के मोल अपॉन में टोटल मोल, यानी हेप्टेन के मोल प्लस ऑक्टेन के मोल। सर बता दीजिए हेप्टेन के मोल कितने हैं आप लोगों के पास, सर 1 है। सर नीचे टोटल आएगा तो बताओ 1 + 4 कितना हो गया बेटा, 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। क्या सर मैं ऑक्टेन का मोल प्रभाज भी निकाल सकता हूं क्या, हां सर बिल्कुल निकाल सकता हूं। सर ऑक्टेन का मोल प्रभाज कैसे निकाला जाएगा, बताइए बेटा। सर कल ही तो सिखाया है आपने, सर ऑक्टेन के मोल बटा सर हेप्टेन के मोल प्लस ऑक्टेन के मोल, क्योंकि टोटल मोल है। सर ऑक्टेन के मोल कितने हैं सर, 4, और नीचे टोटल 1 + 4 कितना आ गया। सर हमने हेप्टेन का मोल प्रभाज निकाल लिया है, हमने ऑक्टेन का मोल प्रभाज निकाल लिया है। अब तो बड़े ही आराम से हम आंसर निकाल लेंगे सर, अब तो बड़े ही आराम से हम आंसर निकाल लेंगे सर। देखो देखो मैं आपको आंसर निकाल कर बताता हूं सर, आप बड़े सुस्त मुर्गे हो सर, मैं देखो एक ही झटके में आंसर निकाल दूंगा। तो आपने कहा कि सर पी सॉल्यूशन बराबर, बताइए क्या फॉर्मूला था आपके पास, हेप्टेन के मोल प्रभाज इंटू शुद्ध अवस्था में हेप्टेन का वाष्प दाब प्लस ऑक्टेन के मोल प्रभाज इंटू शुद्ध अवस्था में ऑक्टेन का, तो बस खत्म करो। तो यहां हो जाएगा XH P नॉट ऑफ H प्लस XO P नॉट ऑफ O। बता दीजिए सर हेप्टेन के मोल प्रभाज कितने हैं आप लोगों के पास, सर हेप्टेन के मोल प्रभाज है बेटा आप लोगों के पास 1/5। P नॉट ऑफ H कितना दिया हुआ है 92, ये गुणा है, ये याद रखना। ऑक्टेन का मोल प्रभाज 4/5 गुणा में P नॉट ऑफ ए कितना है, चलिए करते हैं 5 से कितनी बार कट रहा है, 5 एकम 5, 5 अट्टे 40, 18.4 कट गया, ये 18.4 प्लस 6 पंजे 30, 2 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, 18.4 और 24.2, 18.4 और 24.2 कितना आ गया, सॉरी 24.8, 8 × 12 की 2 हासिल किया 1, 8 × 12 13 की 3, 43.2 आ रहा है। क्या आंसर आ गया बेटा 43.2, 43.2 mmHg आंसर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई है। कितने लोगों को क्लियर है ये सवाल, बताइएगा मुझे कमेंट में एक बार। क्या ये सवाल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है बेटा सवाल का, मुझे बताइए एक बार, क्या इस सवाल का कंसेप्ट क्लियर है।
यस, नो, कुछ कुछ, कुछ कुछ, डी ऑप्शन। सब्जेक्ट चेंज करूंगा, सब्जेक्ट आर्ट्स लूंगा, आर्ट्स लूंगा। ठीक है, एक बार ये बताइए, एक बार ये बताइए बेटा, एक बार ये बता दीजिए, एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या इस सवाल की थीम आपके पकड़ में आई है? क्या ये सवाल की थीम बेटा आपके पकड़ में आई है? कि सर डी ऑप्शन, इस बार मैं डी वाले ऑप्शन चेक करूंगा कि सर सब्जेक्ट चेंज करके आर्ट्स लूंगा। बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। एक सवाल अब आप लोगों से करवाऊंगा मैं। हाँ, इस बार डी वाले चेक करते हैं, डी वाले कितने हैं। 89% मेरे साथ है ना। डी वालों के नाम देखने मुझे तो, ये डी वालों के नाम देख लो जिनको सब्जेक्ट चेंज करना है। डॉक्टर अभिषेक, सैनी राजक, सिद्धू, विशाल कुमार, निशुपाल, सुमित चौधरी, सौरभ, भवानी, अंशिका, कृष्णा सुथर, ये ऐसे लोग हैं जिनको आर्ट्स लेनी है। ये डी वाले ऑप्शन है। ठीक है, बड़े पर्दे पर देखो इनको ढंग से। ये तेजस्वी लोग हैं ये। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए। 2 मोल ए, 2 मोल ए HG को बी के 4 मोल के साथ, 4 मोल के साथ मिलाने पर, 4 मोल के साथ मिलाने पर मिलाने पर एक आदर्श विलयन तैयार होता है। एक आदर्श विलयन बनता है तो आदर्श विलयन के लिए आदर्श विलयन के लिए वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब होगा। यह सवाल है बेटा आप लोगों के लिए। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ए ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, ऑप्शन दे रहा हूं बेटा मैं। ऑप्शन बी दे रहा हूं, ऑप्शन सी दे रहा हूं बेटा, एंड ऑप्शन डी दे रहा हूं बेटा मैं। चलिए बताइए जल्दी से। 45 सेकंड दूंगा बस करने के लिए, 45 सेकंड दे रहा हूं बेटा बस करने के लिए।
करो। हाँ भाई, एकदम आसान है। यहां पर अगर आप समझ पा रहे हो, थोड़े बहुत अक्कल अगर हो, थोड़ी बहुत अगर अक्कल हो, तो क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है भाई, किन किन को हम मिक्स कर रहे हैं? ए को मिक्स कर रहे हो, बी को मिक्स कर रहे हो। तो ए के मोल यहां पर आप लोगों के पास कितने बेटा? 2 हैं। और सर बी के मोल यहां पर आप लोगों के पास 4 हैं। सर पी नॉट ऑफ ए आप लोगों के पास दे रखा है बेटा 100, और पी नॉट ऑफ बी आप लोगों के पास दे रखा है कितना है भाई? 60 है। कितना दो? 60 है। तो एकदम सीधा सरल है बेटा हिसाब किताब हम लोगों के पास। सबसे पहले तो आप ए का मोल प्रभाज निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे बेटा ए का मोल प्रभाज? आपने कहा सर ए के मोल बटे ए के मोल प्लस बी के मोल, ठीक है। तो ए के मोल कितने बेटा? यहां पर 2 है, यहां पर 2 प्लस 4 कितना हो गया बेटा? 2/6 हो गया बेटा यहां पर ए का मोल प्रभाज। सर यहां पर अगर मैं बी के मोल प्रभाज की बात करूं तो आप कैसे करेंगे? सर बी के मोल बटा एन ए प्लस एन बी के मोल, यानी बेटा यहां पर बी के कितने बेटा? 4 हैं। सर यहां पर कितना हो गया? 2 प्लस 4 हो गया सर 4/6 हो गया, 4/6। तो ए का मोल प्रभाज आ गया, सर बी का मोल प्रभाज आ गया। अब तो बड़े ही आराम से निकाल देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, एकदम आराम से निकालेंगे। कैसे? देखो देखो कैसे निकालते हैं आंसर। देखो ये सब कुछ हो गया, तो करना क्या है बेटा? अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है सर। पी सॉल्यूशन, सर पी सॉल्यूशन बराबर करना था सर एक्स ए, सर पी नॉट ऑफ ए, सर एक्स बी, सर पी नॉट ऑफ बी। एकदम आसान है। तो सर P सॉल्यूशन बराबर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? सर एक्स ए की वैल्यू बताइए कितनी है? सर 2/6 गुणा में 100 है, प्लस सर एक्स बी की वैल्यू 4/6 और पी नॉट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 60 है। सर 2 से ये 3 बार कटा, 3 से ये कितनी बार कटा? 33.3 बार कटा। सर 6 से ये 10 बार कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा? सर 33.3 प्लस 40, तो ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 73.33 मान लो mm ऑफ Hg। ये आंसर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एकदम आसान है बेटा। चेक करते हैं कितने लोगों ने सही किया है। 65% लोगों ने एकदम सही करा। नाम है बेटा डॉक्टर अभिषेक, ठीक है, सिद्धू, सुमित चौधरी, सौरभ, भवानी, सौरभ कुमार, कृष्णा राजपूत, मोहम्मद सिराज, सावित्री वर्मा। ठीक है भाई, एक और सवाल, एक और सवाल करते हैं बेटा। आप लोगों के पास क्या बन सकता है? इसमें तो कर दोगे, वाष्पशील में नहीं है कोई भी दिक्कत, दिक्कत आएगी अवाष्पशील वाले में। चलो ये वाला करके बताओ अब, एक्सरसाइज 3 का एक ये करो। दो द्रवों P तथा Q, दो द्रवों P तथा Q
के वाष्प दाब क्रमशः 80 टॉर तथा 60 टॉर है। 80 टॉर तथा 60 टॉर है। पी के 3 मोल तथा क्यू के 2 मोल मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। यह आप लोगों के पास सवाल है। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, ऑप्शंस दे रहा हूं भाई। ए ऑप्शन 68 टॉर, बी ऑप्शन 140 टॉर, सी ऑप्शन 72 टॉर एंड डी ऑप्शन 20 टॉर। 20 टॉर, ठीक है। ये आप लोगों के पास है, ठीक है ना भाई, ये आप लोगों के पास है। चलो सॉल्व करो। कितना टाइम चाहिए? आसान है, 45 सेकंड में हो जाएगा। चलो भाई, आसान है एकदम सवाल, आसान है। क्या है कि आप P और Q को मिला रहे हो और विलयन का कुल वाष्प दाब करना है। तो अब मैं थोड़ी सी स्पीड से करूंगा इसको। P सॉल्यूशन बराबर, इसको आप लिख देना यहां पर XP P नॉट ऑफ P प्लस का XQ P नॉट ऑफ Q। खत्म हो गया। XP अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो P के मोल प्रभाज कितने होंगे बेटा? P के मोल 3 अपॉन में टोटल मोल कितने हैं? 3 + 2 गुणा में P नॉट ऑफ P का वाष्प दाब कितना है? 80 प्लस Q के मोल प्रभाज कैसे लिखोगे? ये मैं तो 1 सेकंड में कर दूं, लेकिन मुझे वो बच्चे हैं ना, उनको सिखाने के लिए इतना लिखना पड़ता है। कमेंट में ये मत लिखा करो कि सर आप स्लो हो। अबे मुझे सबको सिखाना होता है, उसने भी पैसे दिए हैं, तो मुझे एक अगर मैं स्पीड से कर दूंगा ना, वहां पर जनसंख्या ऐसी बैठी है ऑनलाइन में कि ऊपर से निकल जाएगा। ऑफलाइन थोड़ी ना है, ऑफलाइन में तो अभी तक ये चैप्टर खत्म भी हो गया होगा तुम्हारी। इधर उधर अगर ऑफलाइन पढ़ रहे होते ना तो 8-10 लेक्चर में तो खत्म ही हो जाता है ये। लेकिन ऑनलाइन की जनता है तो बहुत आराम से कराना पड़ता है, क्योंकि हर प्रकार की जनता बैठी हुई है। कैमरे के पीछे इंटेलिजेंट भी है, कैमरे के पीछे मीडियम इंटेलिजेंट भी है, कैमरे के पीछे एकदम ठेठ वो भी है। तो ठेठ वो वाले ज्यादा हैं, तो उन ठेठ वो वालों को सिखाना पड़ता है। 3/5 गुणा 80 प्लस का 2/5 गुणा में 60। अब
5 से काटो इसको, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 12 पंजे 60, 16 तिया 48 प्लस 24, 48 प्लस 24 कितना हो गया? 72 टॉर, 72 टॉर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 54% लोगों का आया है मात्र। डॉक्टर अभिषेक, सिद्धू, सुमित, भवानी, कृष्णा, सौरभ, गड़िया, रहमत, आदित्य, राजू, राघवेंद्र। ठीक है भाई, अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा अच्छा सवाल, थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल आप लोगों के पास ये आ गया है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल आ गया है। देखो, 2 मोल द्रव A जिसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है 200 टॉर तथा 3 मोल द्रव B जिसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है 100 टॉर को मिलाकर एक आदर्श विलयन बना दिया है। ठीक है भाई, तो विलयन में A का वाष्प दाब बताओ, साम्य अवस्था में B का आंशिक दाब बताओ, है ना। इसको भी ये करो, A का आंशिक वाष्प दाब बताओ, आंशिक वाष्प दाब बताओ। ठीक है, ऐसे कर देंगे बेटा। 3 चीजें पूछी हुई है, तीनों बता देंगे एक ही झटके में। देख जरा कैसे करेगा, कैसे करेगा बेटा, जरा देख। सर ए के और बी की मोल भिन्न निकालते हैं। सबसे पहले उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो बेटा ए के मोल भिन्न कैसे निकालेगा तू? सर ए के मोल बटे में एन ए प्लस एन बी के मोल। बताइए ए के मोल कितने बेटा? 2 है, बटे में टोटल मोल कितने हो जाएंगे बेटा? 2 + 3, 2/5 हो गया। सर बी का मोल प्रभाज या मोल भिन्न कैसे निकालेगा? सर बी के मोल बटा एन ए प्लस एन बी। बी के मोल कितने बेटा? 3, 3/2 + 3 कितना आ जाएगा बेटा? 3/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 3/5 आ जाएगा। सर तो ये तो मैंने तीसरा निकाल दिया। अब आते हैं बेटा, अब आते हैं बेटा हम यहां पर कि ए का आंशिक दाब और बी का आंशिक दाब निकाल लेते हैं। आ जाओ, ए का आंशिक दाब कैसे निकालोगे आप? फर्स्ट एंड सेकंड कर रहा हूं मैं अब। सर ए का आंशिक दाब कैसे निकालोगे? आपने कहा ए का मोल प्रभाज इंटू ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बराबर ए का मोल प्रभाज कितना आ रहा है? 2/5। पी नॉट ऑफ ए कितना दिया हुआ बेटा? 200। 5 चौक 20, 40 बार यानी 80 टॉर आप लोगों के पास क्या आ गया? सर ए का आंशिक दाब आ गया। ए का आंशिक दाब कितना आ गया बेटा? 80 टॉर। सर बी का आंशिक दाब कैसे निकालोगे आप? वेरी इजी, बी का मोल प्रभाज इंटू शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। बी का मोल प्रभाज आप लोगों ने निकाल लिया। यहां पर कितना निकाला बेटा? देखो बी का मोल प्रभाज कितना है? सर बी का मोल प्रभाज है 3/5 गुणा में सर बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 100 टॉर। तो 5 से ये कितनी बार कट गया? 20 बार। तो कितना आ गया बेटा? 20 को 3 से गुणा करोगे तो 60 टॉर। ये लो। अब अगर कोई मुझसे पूछ लेता कि चलो ठीक है, वैसे तो पूछा नहीं है, लेकिन कोई पूछ लेता कि बेटा पी सॉल्यूशन निकाल लो, पी सॉल्यूशन निकाल कर बताओ, तो वो भी निकाल सकता था मैं। तो कैसे निकाल देता? सर पी ए डैश प्लस पी बी डैश से। बताओ पी ए डैश कितना है आप लोगों के पास? सर 80 टॉर है। सर पी बी कितना है आप लोगों के पास? 60 टॉर है। कितना आ जाएगा? 140 टॉर आप लोगों के पास आ जाएगा। 140 टॉर। कितना आसान है सर, ये सवाल करके बताओ अब। जैसे ये सवाल है, जैसे ये सवाल है,
अब की जगह द्विअंगी की जगह त्रिअंगी विलयन आ गया है। द्विअंगी की जगह कैसा आ गया बेटा? त्रिअंगी विलयन आ गया है। ठीक है, ए बी सी के समान मोल प्रयुक्त कर द्विअंगी और त्रिअंगी आदर्श विलयन बनाए गए हैं, तो संभावित विलयनों के वाष्प दाब बताओ। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आप लोगों को नहीं मिला होगा। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि कितने प्रकार के द्विअंगी सॉल्यूशन बन सकते हैं। पहले यह सोचना पड़ेगा, पहले यह सोचो कि कितने प्रकार के द्विअंगी सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, द्विअंगी विलयन कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं। तो एक तो बन सकता है बेटा आप लोगों के पास ए प्लस बी का विलयन, दूसरा बन सकता है बेटा आप लोगों के पास ए प्लस सी का विलयन, और तीसरा बन सकता है बेटा आप लोगों के पास यहां पर बी प्लस सी का विलयन। ये तीन प्रकार के द्विअंगी विलयन आपके पास द्विअंगी बन सकते हैं। द्विअंगी मतलब दो के मिलने से बन रहा हो। तो खत्म करो। तो पहली कंडीशन में जो पी सॉल्यूशन आप लोगों के पास आएगा, पहली कंडीशन में बताओ मुझे, ए का मोल प्रभाज पी नॉट ऑफ ए प्लस का बी का मोल प्रभाज पी नॉट ऑफ बी। बताओ, समान मोल है तो 1/2 पी नॉट ऑफ ए कितना है 100, 1/2 पी नॉट ऑफ बी कितना है बेटा 220। इससे कट गया 50 बार, इससे कट गया 110 बार। 50 प्लस 110 160 टॉर, 160 टॉर। आगे बढ़ो, सेकंड बताओ, ए एंड सी है तो पी सॉल्यूशन बराबर कैसे करोगे आप, एक्स ए पी नॉट ऑफ ए एक्स सी पी नॉट ऑफ सी, क्योंकि सी का बनाया हुआ है ना। तो 1/2 पी नॉट ऑफ ए कितना 100, 1/2 समान मोल है 300, ये लिख रखा है। ये 50 बार कटा, ये 150 बार कटा, कितना आ गया 50 प्लस 150 200 टॉर। तीसरा बताओ सर, तीसरा यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास, सर बी प्लस सी है। पी सॉल्यूशन बराबर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, एक्स बी पी नॉट ऑफ बी प्लस एक्स सी पी नॉट ऑफ सी। एक्स बी कितना है बेटा आप लोगों के पास, सर एक्स बी है यहां पर आप लोगों के पास 1/2, पी नॉट ऑफ बी कितना है बेटा 220, 1/2 इंटू पी नॉट ऑफ सी कितना है बेटा 300। तो यहां से ये 110 बार कटा, यहां से 150 बार कटा, तो 110 प्लस 150 ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 260 टॉर। ये तो द्विअंगी बनाकर कर दिया, ये तो द्विअंगी बना दिया और द्विअंगी की सारी कंडीशन बता दी। सर अब त्रिअंगी विलयन में क्या होगा, त्रिअंगी विलयन में क्या होगा, सर त्रिअंगी विलयन में तो ए भी है, बी भी है और सी भी है। ए भी है, बी भी है और सी भी है, त्रिअंगी मतलब 3। तो आप क्या करोगे बेटा, पी सॉल्यूशन बराबर यहां पर आप लिख दोगे एक्स ए पी नॉट ऑफ ए प्लस का एक्स बी पी नॉट ऑफ बी प्लस का एक्स सी पी नॉट ऑफ सी। मोल अब बेटा अभी द्विअंगी थे तो हमने कुल मोल 2 लिए थे, द्विअंगी थे इसीलिए कुल मोल 2 लिए थे। अब त्रिअंगी है तो कुल मोल 3 हो जाएंगे। तो यहां 1/3 इंटू 3 क्यों आया, क्योंकि त्रिअंगी हो गया है 100 प्लस 1/3 इंटू कितना था पी नॉट ऑफ बी 220 प्लस 1/3 इंटू ये कितना था आप लोगों के पास 300
300। काटो भाई, ये कट रहा है आपको 33.3 बार, ये कितनी बार कट रहा है? 7 या 21, 73.3 बार, और ये कितनी बार? 100 बार। 33.3 प्लस 73.3 प्लस 100 कितना हो गया? 6, 6, 7, 3, 10 की जो हासिल गया एक 206.6। ठीक है दोस्त, तो ये आप लोगों को करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और संडे में रिलैक्स करो। संडे को रिलैक्स करो। टेलीग्राम पर, टेलीग्राम क्या, इंस्टा पर लाइव आऊंगा कल। इंस्टा पर लाइव आऊंगा कल, बात करूंगा आप लोगों से, क्या क्या चल रही है पढ़ाई लिखाई आप लोगों की। ठीक है। हम्म। चलो।